हेलो। नेटवर्क स्लो। हेलो। हेलो। आवाज ठीक है? आवाज मिल रहा है ना? चलिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर। आप सभी विद्यार्थी को डीडीएस एजुकेशनल ग्रुप में स्वागत है। आज फिर से हम लोग अर्थशास्त्र के पहले लेसन अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे पार्ट 1, और आज जो है फर्स्ट लेसन का पार्ट 2 जो है आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले आज सभी को पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उस हत्याकांड में हमारे देश के कई महान वीर पुरुष जो है जिनकी हत्या हुई थी, है ना। तो सबसे पहले आज जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अपने देश के वीर सपूतों को सत सत नमन हम लोग करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने देश के खातिर जीवन को बलिदान दिया था। आज फिर से पहले क्लास में जो हम लोग देखे थे अर्थव्यवस्था के बारे में, उसके बाद हम लोग देखे थे अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया। इसके साथ साथ हम लोग देखे थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इन सभी चीजों को एक बार फिर से देखिए। अभी हम रिपीट कुछ आपके सामने कर रहे हैं, उसको आप अगर पहले वीडियो में नोट नहीं कर पाए होंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ देखिए, पहले क्लास में बाबू आपको बताया गया था कि अर्थव्यवस्था क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो सिंपल वे में आपको बताया गया था कि आर्थिक क्रियाओं के व्यवस्था को आर्थिक क्रियाओं के व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है ना। बताए थे हम पिछले क्लास में भी कि आर्थिक क्रियाओं के व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके साथ साथ बाबू हमने आपको यह भी बताया होगा कि अर्थव्यवस्था का परिभाषा जो है अन्य लोगों के द्वारा दिया गया था, जिसमें आर्थर लेविस के अनुसार आपको बताया गया होगा, है ना। आर्थर लेविस के अनुसार बाबू अर्थव्यवस्था का परिभाषा हमने आपको बताया होगा कि आर्थर लेविस, है ना, आर्थर लेविस ने कहा कि अर्थव्यवस्था का संबंध जो है किसी भी देश के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर उस देश में उपलब्ध संसाधन का उपयोग जो है मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है ना। यानी कि आर्थर लेविस ने कहा कि अर्थव्यवस्था का संबंध जो है देश के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर उस देश में उपलब्ध संसाधन का उपयोग जो है मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है। यह हम आपको परिभाषा बताए थे। उसके बाद बाबू तीसरा परिभाषा अर्थव्यवस्था का हमने बताया था ब्राउज के अनुसार। किसके अनुसार? ब्राउज के अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा आपको हमने बताया था, और ब्राउज ने कहा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था ब्राउज के अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा। ब्राउज ने कहा कि अर्थव्यवस्था जो है वो आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, जो इनके परिभाषा को पूर्ण रूप से अनुचित माना गया था।
है ना। और अनुचित इसलिए माना गया था क्योंकि इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था केवल आजीविका अर्जन की प्रणाली है, जो कि ऐसा नहीं है ना। हम सभी जानते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के द्वारा, कई परिश्रम के द्वारा, अथक परिश्रम के द्वारा जो आय की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होती है, वो धन से केवल हम लोग अपने जीवन का यापन ही नहीं, अपने जीविकोपार्जन ही नहीं, बल्कि उस धन का उपयोग जो है हम लोग जीवन के अनेक आर्थिक क्रियाओं में करते हैं। इसलिए ब्राउज के अनुसार दिया गया अर्थव्यवस्था का परिभाषा पूर्ण रूप से अनुचित माना जाता है। उसके बाद बाबू हम आपको याद रखने के लिए बताए होंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होता है या अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया होगा कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होता है। तो याद करने के लिए आपको हमने बताया होगा कि अर्थव्यवस्था जो है वो 3 प्रकार के होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट वर्ग का नाम हमने आपको बताया होगा, पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पिछले क्लास में हमने बताया होगा कि अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बाबू बांटा गया है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके नीचे देखिए यहाँ पे देश का नाम लिखा हुआ है, अमेरिका, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। पूंजीवादी के नीचे देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नीचे जो है बाबू कई देशों का नाम लिखा गया है और इन सभी देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का परिभाषा भी हमने आपको याद करने के लिए बताया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का परिभाषा बाबू हमने बताया था कि अर्थव्यवस्था का वह रूप जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन एवं साधनों पर निजी व्यक्ति अर्थात पूंजीपति लोगों का क्या होता है, अधिकार होता है। तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का परिभाषा लिखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या होता है ये आप लिखेंगे, अर्थव्यवस्था का वह रूप जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन एवं साधनों पर निजी व्यक्ति या पूंजीपति लोगों का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके नीचे आप एग्जाम्पल में देश का नाम उतार लीजिएगा, अमेरिका, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि बाबू आपसे कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि अमेरिका में कौन सा अर्थव्यवस्था लागू है, जापान में कौन सा अर्थव्यवस्था लागू है। तो ये सभी चीज को आपको याद रहेगा, इन सभी चीजों का आपको क्या कर लेना है, याद रखना है, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो हम लोग उसको बना सकते हैं, उसका आंसर जो है आसानी पूर्वक दे सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर में समाजवादी अर्थव्यवस्था का हमने परिभाषा बताया था कि अर्थव्यवस्था का वह रूप, लिखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था का परिभाषा, अर्थव्यवस्था का वह रूप जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन एवं साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, तब उसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में लिख लेंगे रूस, चीन और उत्तरी कोरिया, यानी कि इन सभी देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था आज भी क्या है, लागू है। उसके बाद बाबू आपको देखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था की। अगर हम लोग परिभाषा देखेंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का परिभाषा हमने पिछले क्लास में आपको बताया होगा कि अर्थव्यवस्था का वह रूप जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन एवं साधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है।
निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, तब उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल में आपको याद रखना है भारत, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताए होंगे याद रखने के लिए कि कभी कभी पूछ देता है कि भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप याद रखेंगे भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है बाबू, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान में कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। इसके बाद का अगले टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, जिसको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में देखेंगे। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हमारे चैनल से वो फटाफट जुड़ जाएंगे। हमारे चैनल के लिंक को जो है शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले टॉपिक पे चलेंगे हम लोग। चलिए बाबू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है, आगे अब आपको ध्यान देना है। पिछले क्लास में बाबू हमने बताया होगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्या बताया था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी आपको हमने बताया था कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें पहला क्षेत्र का नाम हमने लिखा था प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा द्वितीयक, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। चलिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा जो है तृतीयक क्षेत्र। देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम आपको बताएंगे कि ये प्राथमिक क्षेत्र को बाबू कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, दूसरा क्षेत्र को जो है औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, हम बताएंगे आपको, कृषि, पशुपालन, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, इत्यादि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है बाबू। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अगर हम लोग क्षेत्र की बात कर ले, तो यहाँ पे कोयला उद्योग, कोयला उद्योग, फिर देखिए बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ये सभी के सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अर्थात औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा देखिए, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कौन कौन है। देखिए, यहाँ पे परिवहन, परिवहन हो गया, फिर आपका संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग, परिवहन, संचार, बैंकिंग इत्यादि कर लेंगे। यानी कि ये सभी के सभी क्या है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत अर्थात सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इससे बाबू क्वेश्चन बनाना है कि अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आप लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, जिसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन इत्यादि आता है।
दूसरा को लिखना है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कोयला उद्योग, बिजली उत्पादन, पेट्रोलियम इत्यादि आते हैं। तीसरा आपको याद क्या रखना है, तृतीयक क्षेत्र में डैश देके आप लोग लिख लीजिएगा कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत परिवहन, संचार व्यवस्था, बैंकिंग इत्यादि आते हैं। चलिए इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए सबका हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान देना है। अब इधर ध्यान दीजिए। इस यानी कि अर्थव्यवस्था के वर्ग और क्षेत्र के बाद हमने आपको बताया होगा कि अर्थव्यवस्था से रिलेटिव बाबू आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया आपको हमने बताया होगा पिछले क्लास में, आर्थिक क्रिया को जो है याद रखने के लिए। और ये आर्थिक क्रिया से संबंधित दो बातों को हमने बताया होगा। एक बाबू आपका था आर्थिक विकास, एक आर्थिक विकास, और दूसरा था आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि। देखिए सबसे पहले आपको जानना क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है। तो हमने बताया था कि जिस क्रिया के द्वारा आय की प्राप्ति होती है ना, जिस क्रिया के द्वारा आय की प्राप्ति होती है उसे हम लोग जो है आर्थिक क्रिया कहते हैं। या दूसरे रूप में याद करने के लिए आपको बताया गया था कि वैसी क्रिया जिसके द्वारा आमदनी, वैसी क्रिया जिसके द्वारा आमदनी या आय की प्राप्ति होती है उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसके बाद देखिए हम बताए थे कि आर्थिक क्रिया से संबंधित दो शब्द याद रखना है, एक आर्थिक विकास और दूसरा आर्थिक वृद्धि। आर्थिक विकास में बाबू आपको बताया गया होगा कि देश में, है ना, देश में वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, आर्थिक विकास। फिर से देखिए, फिर से देखिएगा, आर्थिक विकास यानी कि देश में वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है, आर्थिक वृद्धि। इस शब्द का यानी कि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग बाबू विकासशील देशों के लिए किया जाता है ना, विकासशील देशों के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आप याद रखेंगे कि आर्थिक, है ना, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग जो है वो विकासशील देशों के लिए किया जाता है ना, विकासशील देशों के लिए किया जाता है। इसमें आपको परिभाषा हम बताए थे आर्थिक वृद्धि में कि विकसित देशों में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, आर्थिक वृद्धि। चलिए यहाँ पे लिखेंगे आर्थिक वृद्धि का परिभाषा, विकसित देशों में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है, आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। और बाबू ये आर्थिक वृद्धि शब्द का उपयोग जो है विकसित देशों के लिए किया जाता है, विकसित देशों के लिए किया जाता है। चलिए तो इससे क्वेश्चन, पहले आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं बनाइएगा, जिस क्रिया के द्वारा आय अर्थात आमदनी होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसके बाद बाबू आपको बनाना है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को परिभाषित करें। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को परिभाषित करें। आर्थिक विकास का परिभाषा लिखिएगा, देश में वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है, आर्थिक विकास। उसके बाद आर्थिक वृद्धि में आप लिख लीजिएगा कि विकसित देशों में होने वाली वृद्धि को ही आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग बाबू आपका विकसित देशों के लिए की जाती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे फटाफट, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए आगे। इसके बाद देखिए, आपको बताया गया होगा कल के इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन आर्थिक विकास के माप के कुछ सूचकांक को लिखे। माप के कुछ सूचकांक, कुछ सूचकांक को लिखे। आर्थिक विकास के माप के कुछ सूचकांक को लिखे। तो देखिएगा, आर्थिक विकास के माप के सूचकांक को जानने से पहले हम लोग जान गए आर्थिक विकास किसे कहते हैं। अर्थात आर्थिक विकास का परिभाषा हम लोग कुछ ही देर पहले देखे हैं कि देश में वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, आर्थिक विकास कहा जाता है। तो देश में होने वाली आर्थिक विकास को हम लोग किसके आधार पर, है ना, किसके आधार पर माप सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो देखिए, पिछले क्लास में भी हम आपको बताएंगे कि किसी भी देश के, है ना, किसी भी देश के जो है आर्थिक विकास को मापने की सूचकांक जो है वो निम्नलिखित है, जिसमें पहला सूचकांक बाबू आपको बताया गया होगा राष्ट्रीय आय। पहला क्या बताया गया होगा, राष्ट्रीय आय। दूसरा अगर हम लोग बात कर ले तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तीसरा देखिए बताया गया होगा आपको मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, यानी कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने का सूचकांक जो है वो, यानी कि तीन के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। यानी कि आर्थिक विकास के माप के कुछ सूचकांक में तीन को मानना है, जिसमें आपका राष्ट्रीय आय है, दूसरा प्रति व्यक्ति आय है और तीसरा मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक। अगर हम लोग राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि के आधार पर जो है उस देश के आर्थिक विकास को मापा जा सकता है। अगर किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो उस वृद्धि के आधार पर, या किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में कमी होती है, गिरावट होता है, तो उसके आधार पर भी उस देश के आर्थिक विकास को मापा जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय को याद रखना है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अगर किसी भी देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो उस वृद्धि के आधार पर उस देश के आर्थिक विकास को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और इसमें से प्रति व्यक्ति आय को कहा गया है या माना गया है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के माप के सबसे अच्छे, है ना, माप के सबसे अच्छे तरीका क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। यानी कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आर्थिक विकास के माप के, है ना, आर्थिक विकास के माप के सबसे अच्छे तरीके कौन है, तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तीसरा देखिए मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक की बात अगर हम लोग कर ले तो मानव विकास सूचकांक में बाबू आपको याद क्या रखना है, मानव विकास सूचकांक में आप याद रखेंगे, इसको हम लोग HDI भी बोलते हैं, HDI, इसको जो है PCI बोलते हैं और इसको हम लोग NI बोलते हैं। चलिए, तो नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो देखिएगा, मानव विकास सूचकांक जो है वो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, UNDP के द्वारा। UNDP की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशनल, है ना, यूनाइटेड नेशन होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त राष्ट्र, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है ना, जिसकी स्थापना भारत में 22 नवंबर 1965 ईस्वी को की गई थी, है ना। यानी कि UNDP एक संस्था है जिसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 ईस्वी को किया गया था।
अर्थात मानव विकास सूचकांक में बाबू आपको याद रखना है कि यूएनडीपी के द्वारा विश्व के सभी देशों का मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें देश के लोगों के या मानव के मानव विकास सूचकांक भी शामिल होते हैं, है ना। यानी कि मानव विकास सूचकांक में याद रखना है यूएनडीपी के द्वारा विश्व के सभी देशों का मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें देश के मानव का मानव विकास सूचकांक शामिल होता है ना। तो इसमें याद रखेंगे, इसको क्वेश्चन बना लेंगे कि आर्थिक विकास के माप के कुछ सूचकांक निम्नलिखित है। पहला लिख लीजिएगा राष्ट्रीय आय, दूसरा प्रति व्यक्ति आय और तीसरा मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक सर थोड़ा सा इसमें देखिए, लगता है लाइव में प्रॉब्लम है। सर थोड़ा सा इसमें देखिए, लगता है लाइव में प्रॉब्लम, लाइव चल नहीं रहा लगता है, लाइव चल नहीं रहा लगता है, देखिए तो। लेकिन ये वाला कमेंट जो है शो नहीं कर रहा है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट जो है ले लेंगे, उसके बाद का टॉपिक जो है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए यूएनडीपी को आप स्टार पॉइंट में बना लेंगे। यूएनडीपी का पूरा नाम जो होता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में आपको लिखना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना जो है भारत में 22 नवंबर 1965 ईस्वी को की गई थी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। देखिए आगे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, इसको हम लोग HDR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HDR। अगर HDR का पूरा नाम अगर हम लोग लिखेंगे बाबू तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है। यानी कि मानव विकास रिपोर्ट की बात करेंगे, मानव विकास रिपोर्ट का जो है शॉर्ट नेम HDR होता है, जिसका फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब देखिए मानव विकास रिपोर्ट के बारे में अगर हम लोग विस्तार से देखेंगे तो मानव विकास रिपोर्ट को बाबू भारत में या विश्व के कोई भी देश में जो है, खास करके यूएनडीपी एक संस्था है ना। खास करके अपने देश की बात करेंगे तो भारत में मानव विकास रिपोर्ट को, है ना, अपने देश में जो है मानव विकास रिपोर्ट को यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें, है ना, जिसमें अपने देश के मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI भी शामिल होते हैं। फिर से देखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लिखना है मानव विकास रिपोर्ट, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट अर्थात HDR का पूरा नाम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट होता है। उसके बाद इसमें आपको लिखना है जो है यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट को, यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया जाता है, जिसमें देश के मानव विकास सूचकांक भी शामिल होते हैं। देखिएगा मानव विकास सूचकांक शामिल होते हैं और वो सूचकांक जो होता है बाबू 0 से 1 के बीच होता है, 0 से 1 के बीच होता है। ये भी आपको स्टार पॉइंट में लिख लेना है और याद करना है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक किसके बीच होता है, तो 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच होता है। इसको आप लिख लेंगे, इसको आप लिख लेंगे। और देखिएगा अगर भारत में बात करेंगे तो भारत में 2020 से पहले 2006 में
2006 में मानव विकास रिपोर्ट की मानव विकास सूचकांक की गणना की गई थी, जिसमें विश्व के 189 देश शामिल थे। विश्व के 189 देश शामिल थे और ये 189 देशों में से भारत का मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत स्थान जो था वो 126वां स्थान था। 126वां स्थान था और भारत का क्रम जो था बाबू वो था आपका 0.611, है ना। यानी कि जब भारत में 2006 में मानव विकास सूचकांक की गणना की गई थी, जिसमें विश्व के लगभग 189 देश शामिल थे, इन 189 देशों में से अपना भारत देश का स्थान जो था वो 126वां था और इसका क्रम जो था बाबू 0.611, 0.611। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। दूसरा लिखेंगे, मानव विकास सूचकांक जो है वो किसके बीच होता है, तो 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच। उसके बाद देखिएगा 2020 के पहले जब भारत में 2006 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक को जारी की गई थी, जिसमें विश्व के लगभग 189 देश शामिल थे और उन 189 देशों में से अपना भारत का स्थान जो था बाबू 126 था। कितना था? 126। और अपने भारत का क्रम जो था, संख्या का क्रम, वो है आपका 0.611। इसको भी नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे दूसरे टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर लेंगे बाबू। दूसरा टॉपिक आर्थिक नियोजन। पहला लेसन का क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? चलिए, आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि आर्थिक नियोजन कहते किसको है। तो आर्थिक नियोजन की अगर हम लोग बात करें तो आर्थिक नियोजन के मतलब होता है कि अपने देश में जितने भी संसाधन उपलब्ध है उसका उपयोग अगर प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाए तो उसको हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। यानी कि आर्थिक नियोजन का परिभाषा आपको याद रखना है कि प्राथमिकताओं के अनुसार देश में उपलब्ध संसाधन का उपयोग, प्राथमिकताओं के अनुसार देश में उपलब्ध संसाधन का उपयोग अपने दैनिक जीवन के अनेक क्रियाओं में किया जाए या करते हैं, तब उसे आर्थिक नियोजन कहा जाता है। फिर से एक बार देखिए बाबू, आर्थिक नियोजन का परिभाषा आपको याद रखना है कि देश में, है ना, देश में उपलब्ध संसाधन का उपयोग अगर प्राथमिकताओं के अनुसार की जाती है तब उसे हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। अर्थात देखिएगा एक शब्द यहाँ पे आ रहा है प्राथमिकता। प्राथमिकता के मतलब होता है बाबू कि मान लिया जाए कि हमारे दैनिक जीवन के अनेक क्रियाओं में जो है कई संसाधन का उपयोग होता है या किया जाता है, तो वो संसाधन का उपयोग अपने दैनिक जीवन के अनेक क्रियाओं में अगर हम लोगों के द्वारा आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार उपयोग किया जाता है, तब उसे हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। आर्थिक नियोजन के लिए देखिएगा भारत में एक योजना बनाया गया था, वो योजना का नाम है बाबू, देखिएगा वो योजना का नाम है आर्थिक नियोजन के अंतर्गत, है ना, यानी कि योजना आयोग का गठन। योजना आयोग का गठन, इसी में आर्थिक नियोजन में हम लोग जानेंगे। योजना आयोग का गठन जो है बाबू,
देखिएगा, योजना आयोग का गठन, इसको स्टार पॉइंट में आपको लिखना है। योजना आयोग का गठन भारत में 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग का गठन भारत में 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलिए, आर्थिक नियोजन का परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। प्राथमिकताओं के अनुसार देश में उपलब्ध संसाधन का उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसके अंतर्गत योजना आयोग का गठन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आगे, यहां पर आप सभी को ध्यान ये देना है कि जो भी पॉइंट हम बोर्ड पे लिखते हैं या समझाते हैं, उसको आप जो है कॉपी पे नोट करते चलेंगे, ताकि आपको आगे समस्या ना हो। इस बात पर आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि जो भी आपको यहाँ बताया जाता है ऑनलाइन क्लास में, जो भी बोर्ड पे यहाँ लिखा जाता है, उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लें, ताकि आपको आगे पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। चलिए, अगले टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक देखिए, यहां पर आगे है बाबू। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिएगा, पहला लेसन का क्वेश्चन। पहला लेसन में आपको देखना है आधारभूत या आंतरिक संरचना। आधारभूत या आंतरिक संरचना। आधारभूत या आंतरिक संरचना से आप क्या समझते हैं? देखिए यहां पे क्वेश्चन, देखिए तो क्वेश्चन है आधारभूत या आंतरिक संरचना से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है आधारभूत या आंतरिक संरचना। आधारभूत या आंतरिक संरचना के मतलब क्या होता है कि वैसा संरचना जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में क्या होता है, सक्षम होता है। सबसे पहले बाबू आपको समझना है आधारभूत या आंतरिक संरचना होता क्या है। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ देख लेना है कि आधारभूत या आंतरिक संरचना होता क्या है। तो आधारभूत या आंतरिक संरचना की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आधारभूत या आंतरिक संरचना एक वैसा संरचना है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या होता है, सक्षम होता है। अर्थात दूसरे शब्द में बाबू हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि आधारभूत या आंतरिक संरचना, आधारभूत या आंतरिक संरचना का सीधा संबंध देश के उन सेवाओं या सुविधाओं से होता है। चलिए, आधारभूत संरचना का परिभाषा लिख लेना है। आधारभूत संरचना या आंतरिक संरचना का सीधा संबंध, आधारभूत या आंतरिक संरचना का सीधा संबंध
देश के उन सेवाओं या सुविधाओं से होता है, देश के उन सेवाओं या सुविधाओं से होता है जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण होता है, चलिए फिर से एक बार देख ले बाबू। यहां हम लोग देखिए, इसका परिभाषा बताया गया, आधारभूत या आंतरिक संरचना का परिभाषा बताया गया कि आधारभूत या आंतरिक संरचना का सीधा संबंध देश के उन सेवाओं या सुविधाओं से होता है ना, जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण होता है, जो आर्थिक विकास में क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। देखिए, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण होता है, इसको हम लोग जैसे में एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहेंगे तो देखिएगा, परिवहन की बात कर ले, संचार की बात कर ले, बैंकिंग की बात कर ले, तो ये सभी के सभी आधारभूत या आंतरिक संरचना के अंतर्गत, जैसे इसके अंतर्गत बाबू स्कूल कॉलेज भी होता है, स्कूल कॉलेज को भी आप लिख सकते हैं, स्कूल कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गया, ये सभी के सभी आधारभूत या आंतरिक संरचना के अंतर्गत आता है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम तो होता ही है, और उसके साथ साथ यह अपने देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। चलिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे। सबका नोट्स बनाते चलेंगे। आगे देखिए, यहां आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे यहां पर देखिए समावेशी विकास, समावेशी विकास, समावेशी विकास को हम लोग देख लेंगे बाबू। समावेशी विकास किसे कहते हैं, समावेशी विकास किसे कहते हैं? देखिए तो यहां ध्यान दीजिएगा, समावेशी, समावेशी के मतलब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि समावेशी विकास क्या होता है। तो समावेशी विकास के मतलब होता है कि वैसा विकास, है ना, वैसा विकास जिससे या जिसका लाभ जो है समाज के सभी वर्गों को मिलता है ना। देखिए तो यानी कि इसका परिभाषा क्या लिखना है, वैसा विकास जिसका लाभ, वैसा विकास जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों, समाज के सभी वर्गों, समाज के सभी वर्गों तक पहुंचता है, समाज के सभी वर्गों तक पहुंचता है, और इस लाभ से, और इस लाभ से, और इस लाभ से समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं होता है, समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं होता है। चलिए यहां ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन था बाबू, समावेशी विकास किसे कहते हैं, समावेशी विकास किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हमने बोर्ड पे लिख दिया है, यानी कि वैसा विकास जिसका लाभ, है ना, वैसा विकास जिसका लाभ जो है समाज के सभी वर्गों तक, है ना, वैसा विकास जिसका लाभ, है ना, जिसका लाभ जो है समाज के
सभी वर्गों तक पहुंचता है और इस लाभ से समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं होता है। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इत्यादि। चलिए इसको उतार लीजिएगा। समावेशी विकास किसको कहते हैं? तो वैसा विकास जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचता है और इस लाभ से समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समावेशी विकास कहेंगे। यानी कि वैसा विकास जिसका लाभ जो है समाज के सभी वर्गों को मिलता है या सभी वर्गों तक पहुंचता है और उस लाभ से समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं होता है, तब उसे हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। जैसे बाबू स्कूल, कॉलेज और अस्पताल। चलिए इसको उतार लेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक को हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, तो आगे एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आप लोग लिखते चलिएगा। आगे का क्वेश्चन जो है वो आपका सतत विकास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सतत विकास। सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास किसे कहते हैं? सतत के मतलब होता है पूर्वजों, है ना। सतत के मतलब होता है कि जिस संसाधन का उपयोग जो हमारे पूर्वज किए हैं, वो संसाधन का उपयोग आज भी हम लोग कर रहे हैं और आने वाली हमारी पीढ़ी भी कर पाएगी, है ना। तो वैसे विकास को हम लोग सतत विकास कहते हैं। देखिए सतत विकास का परिभाषा, यानी कि वैसा विकास जिसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता हो। वैसा विकास जिसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, उससे हम लोग सतत विकास कहते हैं। यानी कि वैसा विकास जिसका लाभ, है ना, जिसका लाभ जो है बाबू पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। जिसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? स्थानांतरित होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, उससे हम लोग सतत विकास कहते हैं। चलिए जैसे में लिख लीजिए, जैसे में लिख लेना है बाबू, लिखिएगा। जैसे में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क इत्यादि। यानी कि वैसा विकास जिसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, उसे हम लोग सतत विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? सतत विकास कहते हैं। जैसे में आपको लिख लेना है, जैसे में सतत विकास में लिख लेना है, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सड़क। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग।
अब देखिए आगे आगे पहला लेसन में आप ध्यान देते चलेंगे। पहला लेसन में हम लोग देख लिए अर्थव्यवस्था क्या है। दूसरा क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया, ये देख लिए। तीसरा क्वेश्चन बाबू हम लोग देख लिए अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। उसके बाद देखिए आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक वृद्धि क्या है, इसे हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद बाबू देखे हम लोग आर्थिक विकास के माप के कुछ सूचकांक को लिखे, आर्थिक विकास के माप के कुछ सूचकांक को लिखे, इसको भी हम लोग देख लिए। उसके बाद देखिए मानव विकास रिपोर्ट क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है और मानव विकास सूचकांक ये दोनों जो है आपका यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें देश के मानव विकास सूचकांक जो होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। किसके बीच होता है? 0 से 1 के बीच होता है। और यूएनडीपी की स्थापना जो है 22 नवंबर 1965 ईस्वी को किया गया था, जिसका अध्यक्ष या संस्थापक जो है अचिम अस्टेनर को कहा जाता है। अचिम अस्टेनर यानी कि यूएनडीपी का संस्थापक जो है बाबू वो है आपका अचिम अस्टेनर। अचिम अस्टेनर के द्वारा जो है यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 ईस्वी को किया गया था। इसके बाद हम लोग देखिए आर्थिक नियोजन क्या है और इसके अंतर्गत योजना आयोग का गठन देखे 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, है ना। उसके बाद हम लोग देख लिए बाबू देखिए समावेशी विकास क्या है, सतत विकास क्या है, ये सभी क्वेश्चन को हमने देख लिया, है ना। उसके बाद इसमें कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, देख लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका बिहार के, देखिए क्वेश्चन है आपका बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण क्या है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण क्या है। यानी कि आज जो है मूल तौर पे माना जाता है कि बिहार जो है वो पिछड़े राज्य के अंतर्गत आता है। आखिर इसका कारण क्या है, या बिहार के आर्थिक स्थिति जो है भारत के अन्य राज्यों के अपेक्षा कमजोर है, क्यों, इसका रीजन या कारण की अगर हम लोग बात कर ले बाबू तो देखिएगा आंसर के तौर पे आपको क्या क्या याद रखना है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण निम्नलिखित है, जिसमें पहला कारण आप लिखेंगे या ध्यान आपको देना है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि। देखिए यहां आपको क्या ध्यान देना है, पहला यानी कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण निम्नलिखित है। पहला जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा देखिएगा शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव। तीसरा देखिए बाबू औद्योगिकरण, औद्योगिकरण की कमी, औद्योगिकरण की कमी। चौथा आपको याद रखना है कृषि पर निर्भरता, कृषि पर निर्भरता, कृषि पर निर्भरता, ये चौथा पॉइंट। यानी कि 4-5 ऐसे मूल तत्व है जो आज वर्तमान समय में बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बना हुआ है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन में बाबू आपको याद रखना है जनसंख्या में वृद्धि, शिक्षा का अभाव, औद्योगिकरण की कमी और कृषि पर निर्भरता, कृषि पर। अब जनसंख्या में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे जनसंख्या में वृद्धि। तो जनसंख्या में वृद्धि की अगर हम लोग बात कर ले तो बिहार में जो है जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रहा है, लेकिन उन जनसंख्या को रोजगार देने की कोई ऐसा क्षेत्र
को विकसित नहीं किया जा रहा है, जिससे जो है वो जनसंख्या अपने जीवन यापन सही तरीके से कर पाए। अगर मान लिया जाए जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती है और उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो वो अपना जीवन यापन जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, जो आज वर्तमान समय में बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बना हुआ है। दूसरा देखिए, शिक्षा का अभाव। शिक्षा के अभाव में अगर हम लोग बात कर ले बाबू, तो जहां जनसंख्या में लगातार वृद्धि होगी और जो है आय की प्राप्ति उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा जरूरत के अनुसार, तो हम लोग शिक्षा को भी अच्छे तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। शिक्षा को अच्छे या जो है हर संभव तक हम लोग उपयोगिता के अनुसार इसकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अगर शिक्षा का मेरे पास अभाव है, तो वो मेरे आर्थिक पिछड़ेपन का क्या बनेगा? कारण बनेगा। तीसरा देखिए, औद्योगिकरण की कमी। बिहार में जनसंख्या में लगातार वृद्धि तो हो रहा है, लेकिन कोई कल कारखाने की स्थापना नहीं हो रही है जहां लोग जो है अपने लिए रोजगार की प्राप्ति कर सके, जो आज जो है बाबू वर्तमान समय में बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या बना हुआ है? कारण बना हुआ है। चौथा अगर बात करेंगे, कृषि पर निर्भरता। कृषि पर, जैसा आप सभी जानते हैं कि बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के 80% यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली 80% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में आज वर्तमान समय में भी लगी हुई है। और इसके साथ आप ये भी जानते होंगे कि अपने देश की कृषि जो है वो मानसून पर आधारित है। अगर वर्षा होती है समय पर, तो हम लोग फसल का उत्पादन अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अगर वर्षा सही समय पर नहीं होती है, तो हम लोग फसल का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो जब हमारी आर्थिक या अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और अगर कृषि के अंतर्गत फसल का उत्पादन अच्छा ना हो पाए, तो वो जो है आर्थिक पिछड़ेपन का क्या बन जाएगा? कारण बन जाएगा। तो बाबू आप इसको क्वेश्चन बनाइए। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा शिक्षा का अभाव, औद्योगिकरण की कमी, और चौथा लिखना है कृषि पर निर्भरता। ये आपका जो है फर्स्ट लेसन का हम लोग जो है बाई क्वेश्चन डिस्कस देखे हैं, और इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेके या नोट कर लेंगे। और आज का क्लास यही तक जो है समाप्त किया जा रहा है, और अगले क्लास के लिए आपको जो है जब शेड्यूल लगाया जाएगा तो उसमें आप देखेंगे। यानी कि अगले क्लास में बाबू हम लोग फर्स्ट लेसन का अर्थात अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास जितने भी हम लोग पढ़े हैं उसका ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव इससे बनता है कि नहीं बनता है। चलिए, तो आप सभी को धन्यवाद। आज का क्लास जो है यही समाप्त किया जाता है। अगले क्लास के लिए आपको शेड्यूल लगाया जाएगा।